हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कोमल लर्निंग हब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वो भी जरूर देख लें। उस पहली वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था ना, बेसिक डेफिनेशन थी, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी आज वाली वीडियो में हम लोग ना थोड़ी सी टेक्निकल चीजों को डिस्कस करेंगे। अब उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक शुरू करते हैं फूड सिक्योरिटी से। अब पीपीएससी में ना इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो टॉपिक्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, इनके मुताबिक ज्यादा वो एमसीक्यूज आपको देगा। अब इसमें कुछ वो टेक्निकल चीजें भी दे सकता है, और आप आपसे ना डेफिनेशंस पूछ सकता है, आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आप लोगों ने इसको जरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, इन चीजों को अपने माइंड में रख लेना है। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एमसीक्यूज में से जो प्रोबेबली आपने देखना है कि भाई साहब कौन सा जो जवाब है वो सही हो सकता है। आपने सिर्फ उस चीज पे ध्यान नहीं देना कि भाई मुझे ये नहीं आता, आता है या नहीं आता। आपने एमसीक्यूज रीड करना है, आपने उसके चारों एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं उनको भी रीड कर लेना, ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी को। आपने अब देखा है कि 4 डायमेंशन ऑफ फूड सेफ्टी या सिक्योरिटी है, जैसे अवेलेबिलिटी, एक्सेस, स्टेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन। अब ये तीनों ऑप्शंस में मौजूद है, यूटिलाइजेशन है, इसकी जगह कोई और वर्ड है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि मैंने ये चीजें पढ़ी थी कि फूड सिक्योरिटी तब होती है जब वो सबके लिए अवेलेबल हो, एक्सेस हो फूड की, और स्टेबल फूड सबको मिल रहा हो, और उसकी यूटिलाइजेशन भी हो रही हो प्रॉपरली। तो हम लोग कहते हैं कि फूड सिक्योर है, फूड सिक्योरिटी अचीव हो चुकी है। अगर इन चीजों में से कोई नहीं है तो ऑब्वियस बात है इट इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा वो फूड इनसिक्योर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये है कि डेफिनेशन फूड सिक्योरिटी की हम लोग करते हैं। फूड सिक्योरिटी इज अ स्टेट दैट एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल, तमाम लोग, एट ऑल टाइम हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। तमाम लोगों को तमाम जगह पर फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एक सफिशिएंट, उनके मुताबिक सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा हो, दैट मीट द डाइटरी नीड, और वो उनकी डाइटरी नीड भी पूरी कर रहा हो। ये नहीं है कि फूड बस मिल रहा है उनको और उससे वो माल न्यूट्रिशन हो रही है उनको, और वो फूड न्यूट्रिशनली इतना वो खराब है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी कम है और इतना डिग्रेडेड वो फूड है कि उसके वो डाइटरी नीड जो पूरी नहीं हो रही। एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, एक्टिव और हेल्दी लाइफ उससे आप लोग अपनी गुजार सकते हैं। इसकी बेसिकली 4 डायमेंशन है, जिसको हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया कि अवेलेबिलिटी सबके लिए होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, एक्सेस हर एक किसी के पास होनी चाहिए, स्टेबल फूड होना चाहिए, स्टेबिलिटी और यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी हमने एक टर्म पढ़ी है तो ऑटोमेटिकली उसके हम लोगों ने ऑपोजिट में दूसरी टर्म पढ़ लेनी है, वो है हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी। अब ऑब्वियस बात है, जब ये चारों डायमेंशन अचीव नहीं होंगी, ये सब कुछ नहीं होगा, तो फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी। अब उसकी कॉजेज क्या हो सकते हैं? या तो पॉवर्टी हो सकती है कि बहुत लिमिटेड सी इनकम है एक फैमिली की, या फिर कोई मुल्क है लाइक गजा हो गया, अफगानिस्तान जैसे एरियाज है, वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और वहां पे लिमिटेड लोगों को इनकम मिल रही है। तो वहां पर ऑब्वियस बात है कि फूड इनसिक्योर हो जाता है। फिर जो लोग जिनके पास ज्यादा इनकम है या फिर जो रिच पीपल है, उनको फूड मिलेगा, वो उसकी एक्सेस ले लेंगे, वो यूटिलाइज कर लेंगे उसको। और अगर तो पुअर पीपल के पास आ भी रहे तो वो फूड इतना खराब हो जाता है। आप गंदम की एग्जाम्पल ले लें, जो अच्छी गंदम होती है वो लोग जो ज्यादा कीमतों में इसको परचेज कर लेते हैं उनको मिल जाती है। और जिन लोगों को लाइक ब्लैक में, जैसे अब हम लोग गंदम या चीनी हो गई उसको हम लोग बेचना शुरू कर देते हैं यहाँ पर लोग, इसी तरह अगर, फिर ऑब्वियस बात है कि वो फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेस नहीं है सबको बराबर की। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लाइक अब गजा या अफगानिस्तान में, गजा में अब बच्चों को लाइक वहां पर तो हंगर इस कदर है कि लोगों को जिंदा रहने के लिए खुराक नहीं मिल रही। आपको भरने के लिए, नरिशमेंट के लिए या फिर न्यूट्रिशियस फूड तो बहुत दूर की बात है। वहां पर अगर आपने पेट भरने के लिए और जिंदा रहने के लिए खुराक खानी है तो वो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह ये फूड इनसिक्योरिटी है, फूड वहां पे सिक्योर नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से भी फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, लाइक फ्लड्स आ गए हैं, अब बहुत ज्यादा फ्लड हो गया, इरिगेशन सिस्टम आपका बिल्कुल खराब हो गया, एग्रीकल्चर सिस्टम बिल्कुल जीरो पे आ गया, तो ऑब्वियस बात है फूड इनसिक्योर हो जाएगा। अब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में एमसीक्यूज आ भी जाते हैं तो आपने इसको जरा मार्क कर लेना कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का क्या मतलब है? कि फूड बन रहा है, वो एक आप कह लें कि ए पॉइंट पे यहाँ पे फूड जो है वो डेवलप हो रहा है और ये हमारा पहुंचना है बी पॉइंट तक, लेकिन दरमियान में जो ट्रांसपोर्टेशन है ना,
वो बिल्कुल खराब हो गई है, ठीक हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे कोई इश्यू आ गया, मसला आ गया। तो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गई है, सप्लाई नहीं हो पा रहा, ए से बी तक सप्लाई नहीं हो रहा, तो फूड इनसिक्योरिटी हो गई है, अब हमारे पास हमारा फूड नहीं मिल रहा है। अब फूड इनसिक्योरिटी की वजह से होगा क्या-क्या? मालन्यूट्रिशन होगी, ऑब्वियस बात है कि बच्चे हेल्दी नहीं होंगे, स्पेशली स्टंटेड ग्रोथ चिल्ड्रंस में हो जाती है और कितने परसेंट? 45% जो चिल्ड्रंस है ना, उनमें स्टंटेड ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब आपने क्वाशिकोर हो गए बच्चे देखे होते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी के बच्चे देखे होते हैं, क्योंकि ये मीट हो गए या मीट प्रोडक्ट्स हो गए और प्रोटीन के लिए एग्स हो गए, ये सारी चीजें, ये तो फिर उनके लिए मिलना बहुत मुश्किल है। अब डेली लाइफ में आप लोग देख लें कि फ्रूट्स जो हैं, अगर आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग तो डेली फ्रूट्स कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। आपके लिए मीट कंज्यूम करना डेली पे इतना वो नहीं है, रेगुलर नहीं है हो सकता आपके लिए। सो ऑब्वियस बात है, दीज फैक्टर्स विल कॉज माल न्यूट्रिशन इन स्पेशली इन चिल्ड्रंस, और कितने परसेंट बच्चों के अंदर? वो 45%। सो अब आपने इसको मार्क कर लेना है कि माल न्यूट्रिशन कितने परसेंट बच्चों के अंदर होती है? 45%। तो आप अपने नोट से, हाँ भी ये मेरे साथ बना रहे हैं, आप उसके ऊपर इसको हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। अगर जैसे अब गंदम की कीमतें बढ़ा दें, चीनी की कीमतें ये लोग बढ़ा दें, अगर लाइक बजट हमारा आउट ऑफ बजट हो रहा है, तो फिर ये इकोनॉमी जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो इफेक्ट करने लग जाती है हमारी हेल्थ के ऊपर। फिर मेंटल हेल्थ, अब ये इम्पैक्ट क्या करेगा? मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अब आपने देखा होगा कि जिन लोगों को जो लोग बेचारे नहीं इतना गुड फूड अफोर्ड कर सकते, उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होती है। तो ऑब्वियस बात है, अब इन चीजों ने हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को करना है, तो ये चीजें फिर डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये फूड सिक्योरिटी की हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, उसके ऊपर अब कोई एमसीक्यूज आते हैं तो हम लोग उस चीज को एड्रेस कर सकते हैं, हम उनको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड हम लोगों ने बना लिया, फूड हमारे पास पहुंच गया हमारे हाथ में, अब हमने उस फूड को करना है प्रिजर्व, उसको सेव करना है, उसको स्टोर करना है अपने खाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है। ये नहीं है कि अब हम लोगों ने फूड भाई साहब आ गया है और हम फौरन तो नहीं ना इस तरह है कि भाई सारा खाना एक दिन लाए और उसी दिन खा जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमने उसको स्टोर भी करना है, उसकी प्रिजर्वेशन भी करनी है, और बस प्रिजर्वेशन के लिए हमारे पास कॉमन मेथड्स होने चाहिए, कॉमन टेक्निक्स होती हैं। तो अब हम उनको डिस्कस कर लेंगे और उनसे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज आते हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, और पीपीएससी कितना इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में वो भी हम लोग देख लेंगे। सो फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व टेक्निक्स टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। अब पहली चीज क्या करेगी? वो स्पॉइलेज को प्रिवेंट करेगी, उसको खराब नहीं होने देगी। इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने आगे पढ़ा है, पीछे पढ़ा था हम लोगों ने कि बायोलॉजी रिलेटेड है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को भी कम कर देगी। स्लो ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शन, हम केमिस्ट्री आगे फिर इसमें, केमिकल ऑक्सीडेशन को रोक देगी। देयर बाय एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ। अब हमारा इसमें गोल क्या है? हमारा गोल है इसमें एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ, हमने उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है। ऑलराइट, और इंश्योरिंग सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। अब सेफ्टी, फूड सेफ होना चाहिए हमारा, हमने पीछे पढ़ा है, और फिर उसके बाद रिड्यूसिंग वेस्ट, और वेस्ट जो है उसको हम लोगों ने रिड्यूस कर देना। तो ये फूड प्रिजर्वेशन की है डेफिनेशन। अब इसमें से कोई भी पॉइंट आ जाते हैं तो हमें हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये किस चीज की बात हो रही है? फूड प्रिजर्वेशन की बात हो रही है। अगर एक्सटेंड करनी है हमने शेल्फ लाइफ तो भी फूड प्रिजर्वेशन की बात, अगर इंश्योर करना है हमने फूड सेफ्टी को तो भी फूड प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, अगर रिड्यूसिंग वेस्ट की बात हो रही है तो फूड प्रिजर्वेशन की बात होगी। बाय प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज, इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ एंड स्लो डाउनिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब उसने कहा है कि भाई साहब कुछ आप लोगों ने कॉमन प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं, ये नोट्स जो हैं ये मैंने खुद अपने प्रिपेयर किए हैं, और अगर आप में से कोई ये नोट्स चाहता है तो मेरे साथ साथ यहाँ पे बना सकता है। अब उसमें हम लोग मेथड्स डिस्कस करते हैं। मेथड्स क्या है? फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन ये एक मेथड है, फिर कैनिंग का प्रोसेस है, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, पास्चराइजेशन, फर्मेंटेशन, केमिकल प्रिजर्वेशन, स्मोकिंग और वैक्यूम पैकेजिंग। अब इसमें अब इन सारी चीजों को हम लोग ना थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करेंगे, इन तमाम प्रोसेसेस को। अब इनको क्यों हम लोग डिस्कस करेंगे? क्योंकि पीपीएससी इनके ऊपर ज़रूर एमसीक्यूज़ देता है। इन प्रोसेसेस को वो उसके समझने के पसंदीदा प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में वो ज़रूर पूछेगा। तो आपने इन चीज़ों को लाज़मी याद कर लेना है। सबसे पहले है फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। अब इसमें क्या होता है कि प्रिजर्व फूड बाय लोअरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को लो कर देते हैं। आप जब फ्रिज में जाके रखते हो टेम्परेचर, तो क्या फ्रिज जो होता है वो उबल रहा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका टेम्परेचर लो होता है, और लो कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो।
अब ये फ्रीज़र की बात हो रही है। अपर जो एरिया हम लोग होता है ना, फ्रिज का ऊपर वाला एरिया जो होता है, जिसको हम लोग फ्रीज़र कहते हैं। ये देखें ना, ये वाला, ये एरिया जो है, इसकी बात हो रही है कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -18 डिग्री सेल्सियस। अब आपने ये चीज़ लाज़मी याद रखनी है कि भई आपने ये नहीं कहना, मैम ने तो हमें कहा था कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो ये है हमारे पास 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और -18 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बिलो इससे भी नीचे भी आ सकता है। ऑलराइट, अगर आपके पास एमसीक्यूज़ में आता है -18 से थोड़ा नीचे, और उसके बाद या फिर आ रहा है हमारे पास इससे अबव, तो आपने और बिलो को भी साथ में मेंशन कर देना है, अगर तो वहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लो स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हमें पता है कि वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। उनको पसंद है हीट, उनको पसंद है। तो वो जब उनको वो हीट टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ पर उनकी ग्रोथ जो है थोड़ी स्टंटेड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और स्लोइंग एंजाइमल एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी भी ऑब्वियसली बात है कि स्लो हो जाएगी। अब प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड फॉर मंथ्स, और उनकी शेल्फ लाइफ जो है महीनों तक एक्सटेंड हो जाएगी। फिर उसके बाद ड्यूरिंग फ्रीजिंग वाटर। अच्छा, अब ये एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको लाज़मी करना है। अब इसमें वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग फ्रीजिंग वाटर इंक्रीज़ इट्स वॉल्यूम बाय 10%। अब आपने कभी जमाई होगी बर्फ, लाज़मी बात है कि आप आइस क्यूब्स वगैरह बनाते होंगे या फिर वैसे बर्फ बनाते होंगे, तो आप जब फ्रिज में रखते हैं किसी भी बाउल में पानी डाल के, तो जब आप देखते हैं तो उसका थोड़ा-सा जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हुआ होता है, वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाती है। जब बर्फ बनती है ना, तो वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है। अब आपने कभी देखा होगा, अक्सर हम लोग ज़्यादा किसी प्लास्टिक के हम लोग बाउल में रखते हैं, तो वो कभी-कभी इस तरह होता है कि हम लोगों ने उसको महीना नहीं निकाला तो वो क्रैक हो जाता है। क्योंकि आइस जो होता है वो अपना वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही होती है। वाटर इंक्रीज़ कर रहा है अपना वॉल्यूम, जैसे-जैसे वो फ्रीज़ होगा, और वो कितने परसेंट इंक्रीज़ करता है? 10% इंक्रीज़ करता है। अगर इस बाउल में पानी है ना, तो इससे 10% तक यहाँ पर आके वो आइस बनेगी यहाँ पर। तो वो कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा? 10%। तो ये पीपीएससी में एमसीक्यूज़ आ चुका है, आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है अब हमारे पास कैनिंग। कैनिंग का करके हम लोग आज की वीडियो जो है इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में फर्दर जो बाकी प्रिजर्वेशन मेथड्स होंगे उनको कवर करेंगे। ये थोड़ी वीडियोस आपके लिए इसलिए बना रहे हैं शॉर्ट टाइम की, कि आप थोड़ा इंटरेस्टेड होके सुन सकें, और उसके बाद ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद कर लें, उनको बार-बार रिकॉल कर लें। अब आपने देखना है कैनिंग। अब कैनिंग को एपर्टाइज़ेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फादर ऑफ कैनिंग निकोलस एपर्ट है। अब उनके नाम के ऊपर जो है ना आता है ये, कि निकोलस एपर्ट के बारे में, कैनिंग जो है ना उसको सेकंड नेम क्या है? एपर्टाइजेशन, और फादर ऑफ कैनिंग इनको कहा जाता है, निकोलस एपर्ट को कहा जाता है। अब कैनिंग इज अ मेथड टू प्रिजर्व फूड बाय हीटिंग इट इन सील्ड जार्स। आपने वो देखा ना कैन्स में, इस तरह सील्ड कैन्स के अंदर जो होता है ना, वो हम लोगों ने फूड उसके अंदर रख देते हैं, उनको फिर हीट टेम्परेचर देते हैं हम लोग, हाई हीट, ताकि उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाए, और स्पॉइलेज वगैरह जो है वो रुक जाए। और उसके बाद क्या होगा? ऑब्वियस बात है कि हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे शेल्फ लाइफ। अब कैनिंग हमारे पास 2 टाइप की होती है, या तो हम ब्राइन से करते हैं या फिर हम लोग सिरप से करते हैं। अब ब्राइन के बारे में आपको पता है कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, सिरप हमारे पास क्या होता है? शुगर सॉल्यूशन होता है, जो शीरा होता है उसको हम लोग सिरप कहते हैं। और नमक का जो हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं उसको ब्राइन कहते हैं। ब्राइन में हम लोग वेजिटेबल्स को करते हैं मोस्ट प्रेफर कि उनकी प्रिजर्वेशन होती है, और सिरप के अंदर हम लोग फ्रूट्स को करते हैं। अब सिरप जो होता है ना, वो इम्प्रूव कर देता है टेस्ट को, तो हम लोग कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं, लाइक पीस हो गए हैं। हम लोग मटर जो है ना, मटर को हम लोग ना सिरप सॉल्यूशन में हम लोग उनको डिप करते हैं, और उनमें कितना करते हैं? 1 टू 10%, ये इम्पोर्टेंट है। पीस का कितना हम लोग सिरप सॉल्यूशन दे रहे हैं? 1 टू 10% कंसंट्रेशन। अभी पहले मैं आपको बताती हूँ कि कंसंट्रेशंस कैसे हैं। अब ब्राइन जो है ना, उसमें हम लोग जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 1 टू 3% सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक हो गया ब्राइन का। और उसमें टारगेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन-सा ब्राइन में, ब्राइन बल्कि नहीं, कैनिंग में जो टारगेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, जिसको हम लोगों ने हिट करना होता है, जिसको हमने मारना होता है, जिसको हम लोगों ने डीएक्टिवेट करना है, या फिर हमने जिसको डिस्ट्रॉय करना है। ऑलराइट, वो है हमारे पास क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। सिरप में अब हमारे पास 3 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। लाइट सिरप होगा, लाइट कंसंट्रेशन होगी, मीडियम कंसंट्रेशन सिरप होगा, या फिर हेवी कंसंट्रेशन होगा। अब लाइट में 10 टू 20% शुगर कंसंट्रेशन होगी। आपने याद रख लेना है कितनी होगी? 10 टू 20%। फिर मीडियम में 30 टू 40%, और फिर आगे से हेवी में 40 टू 50%। और पीस में हम लोग कितने परसेंट शुगर डालते हैं? 1 टू 10%। क्यों? बिल्कुल लाइट सा रखते हैं, ताकि जो पीस का टेस्ट है ना वो इम्प्रूव हो जाए। उसके साथ हम लोग ब्राइन भी मिक्स कर रहे हैं, फिर हम लोग पीस जो होते हैं ना उनको हम लोग सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं कैनिंग के ज़रिए। तो आपने इस चीज़ को लाज़मी याद रखना है।
दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो पीपीएससी पंजाब फूड अथॉरिटी के एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस या फूड साइंसेस टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन का कोर्स एनरोल करके बैठे हुए हैं और उनको आगे इन फर्दर एक्सप्लेनेटरी वीडियोस की जरूरत है। और अगर तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो एक कमेंट हमारे लिए ज़रूर करें और अपनी कीमती राय से भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।